हेलो एवरीवन। तो मैं वेलकम करता हूँ आपको हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर, जहाँ पे हम मैथमेटिक्स के डिफरेंट चैप्टर्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने सीक्वेंस सीरीज़ को पूरा डिस्कस किया और आपका काफ़ी अच्छा रिस्पांस था उसके ऊपर। और साथ ही साथ मेरा यूट्यूब का चैनल भी मोनेटाइज हो गया उसी के साथ, उन वीडियोज़ के साथ। और आपके व्यूज़ काफ़ी हेल्प कर रहे हैं उसके ऊपर। और साथ में यूट्यूब ने हमें पिन भी सेंड कर दिया है और वो पिन आता ही होगा जिसकी मदद से हमारा जो मोनेटाइजेशन की जो वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर जिसका नाम है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। सो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और वन ऑफ द मोस्ट एप्लीकेबल है हमारे डेली लाइफ के साथ। इट मीन्स हम जब कहते हैं ना कि मैथमेटिक्स का क्या यूज़ है डेली लाइफ के अंदर, हम फिजिक्स तो पढ़ लेते हैं कि उसके अंदर हम पूरे लॉज पढ़ रहे हैं जो हमारे डेली लाइफ में अप्लाई हो रहे हैं। केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं उनके ऊपर हमारी केमिस्ट्री अप्लाई होती है। बट मैथ्स का क्या यूज़ है? हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के बाद और आगे क्यों पढ़ रहे हैं, ज़रूरत क्या है उसकी? तो अभी हम देखने वाले हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जो एक ऐसा चैप्टर है जो हमारे डेली लाइफ के साथ रिलेटेड होगा। हाँ, हम उसको यूज़ कम ही करते हैं, बट साइमल्टेनियसली हम देख सकते हैं कि हम किसी चीज़ कॉन्सेप्ट को कितने तरीक़ों से अप्लाई कर सकते थे। तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन आपको हेल्प करता है, इट हेल्प्स यू टू काउंट। इट मीन्स ये आपको काउंटिंग आपको हेल्प करता है काउंटिंग के अंदर। जब काउंटिंग आप करेंगे किसी भी चीज़ की, तो वो काउंटिंग फिजिकल काउंटिंग भी हो सकती है, जैसे 1 2 3 इस तरह आपने काउंट कर लिया। तो काउंटिंग के कितने मेथड्स हो सकते हैं वो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है, क्योंकि हम देखते हैं कि काउंटिंग बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, बट इस तरह नहीं होता। काउंटिंग बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। अगर मैं आपको कह दूं कि सामने पड़ी हुई 5 टेबल्स को काउंट कर लें, तो आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 और 4 5। अगर मैं कहूं कि 5 टेबल्स आपके इस तरह से मौजूद हैं, एक टेबल ये रही इस तरह, ये 5 टेबल मौजूद हैं और साथ ही साथ उनकी एक रोज़ बनी हुई हैं इस तरह ये टेबल्स बनी हुई हमारी। तो हम देखेंगे क्या हुआ है कि हमारे पास यहाँ पे टेबल्स कितनी 5, और यहाँ हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। तो 6 टेबल्स यहाँ हो गई। तो इसको काउंट करने का तरीका क्या होगा? अगर हम इसको काउंट करते जाएँ तो ये हो जाएगा 5 + 5 + 5, इस तरह 6 टाइम हम प्लस करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा? 30। तो ये हम काउंटिंग की हमने। बट हम बचपन से ही एक नया मेथड सीख चुके थे काउंटिंग का, जो था मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन और प्लस में कोई भी फ़र्क नहीं है। प्लस हम सिर्फ एक बार करते हैं, मल्टीप्लिकेशन हम उसको बार बार प्लस कर रहे होते हैं। जैसे कि हमारे पास ये क्या है, 5 टेबल्स हैं और ये हमारे पास 6 क्यूज़ हैं उसकी। ये पूरी रोज़ हैं जो कि 5 टेबल 6 क्यूज़ में पड़ी हुई हैं। तो हम क्या करेंगे, 5 × 6 दैट इज़ ऑल्सो 30। इट मीन्स अगर 5 को आप 6 टाइम्स प्लस कर दें वो भी 30 होगा, या 5 × 6 कर लें वो भी 30 होगा। इट मीन्स हम स्टार्ट ऑफ आवर अर्ली एजुकेशन हम ये देखते आ रहे हैं कि हमने एक छोटा सा शॉर्टकट मेथड सीखा था जिसकी मदद से हमारी काउंटिंग आसान हो गई थी। तो मल्टीप्लिकेशन इज़ आल्सो प्रोसेस ऑफ काउंटिंग। तो इसी तरीके से हम ये देखने वाले हैं कि ये कॉन्सेप्ट्स, अब हम काउंटिंग के और डिटेल कॉन्सेप्ट्स के अंदर जाने वाले हैं कि किस तरह हम बहुत सारी चीज़ों को और कुछ इजी मेथड के साथ किस तरह काउंट कर सकते हैं। अगर हम उसको फिजिकल काउंट करने पे आएँ तो हम नहीं कर सकते हैं, वो काफ़ी डिफ़िकल्ट प्रोसेस हो जाता है। तो उसको हम इजी कैसे बनाएंगे? जैसे इस प्रोसेस को अगर हम बचपन में होते तो हम 5 + करते रहते, बट हमने साथ में ही एक मेथड सीख लिया था मल्टीप्लिकेशन का, तो हमने मल्टीप्लाई किया तब भी 30 आ रहा था। तो एक नया मेथड था। पर अब इस लेवल पे आके हम एक नए मेथड सीखेंगे जिसके अंदर काउंटिंग कैसे क्या की जाती है, उस चीज़ को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ये पूरा चैप्टर इसी चीज़ को डिस्कस करता है। तो यहाँ से हमें एक बात तो पता चल गई कि मल्टीप्लिकेशन भी काउंटिंग का ही एक मेथड है, और परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन इस पूरे प्रोसेस को हम क्या करेंगे, इस प्रोसेस को यूज़ करते रहेंगे, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन को, कि किस तरह हम काउंटिंग को और ईजी बना सकते हैं। चलें, तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन 2 वर्ड्स पे मुश्तमिल है, एक परम्यूटेशन है, एक कॉम्बिनेशन। तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के अंदर आपको क्या चीज़ें देखनी होंगी? तो वर्ड परम्यूटेशन की मीनिंग होती है कि आपने अरेंजमेंट्स देखनी है कि अरेंजमेंट्स कितनी है, ठीक है, और ऑर्डर कितना है। इट मीन्स कि अगर किसी चीज़ को आप परम्यूट करना चाहते हैं, इट मीन्स आप उसको अरेंज करना चाह रहे हैं कि कितनी अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं। कि लेट सपोज मैं कह दूं कि आपके पास 3 बुक्स हैं, आपने शेल्फ में अरेंज करनी है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। तो आप किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, कितने तरीक़ों से अरेंज कर सकते हैं, दी ऑर्डर क्या होगा उनका। आपने पहले फिजिक्स रखी, फिर मैथ्स रखी, फिर केमिस्ट्री, ये भी एक तरीका था। आप साथ साथ एक और तरीका भी हो सकता था, आपने केमिस्ट्री रखी, फिर फिजिक्स रखी, फिर मैथ रखी। इस तरीके से आपने क्या कर रहे हैं, आपने देखा कि नंबर ऑफ वेज हैं उसको करने के, उसकी अरेंजमेंट्स हैं। उन अरेंजमेंट्स को हम क्या करते हैं, परम्यूटेशंस के अंदर फाइंड आउट करते हैं।
बट ये एक चीज़ फाइंड कर लें कि कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन में क्या फ़र्क होगा। कॉम्बिनेशन में आ जाता है सिलेक्शन, हमने क्या करना है, चीज़ों को सिलेक्ट करना है या फिर कलेक्ट करना है, कलेक्शन होगा ये। कॉम्बिनेशन इज दी कलेक्शन और सिलेक्शन। तो कॉम्बिनेशन में हम सिलेक्शन करेंगे चीज़ों की, परम्यूटेशन में हम अरेंजमेंट करेंगे। बट याद रहे परम्यूटेशन करते वक्त, अरेंजमेंट करते वक्त हम पहले चीज़ों को सिलेक्ट करेंगे। तो ये चीज़ इस तरह आ जाती है कि सिलेक्शन एंड देन अरेंजमेंट, इसको इस तरह हम कह सकते हैं। क्योंकि देखें बिना चीज़ें सिलेक्ट किए हुए हम लाजमी बात है उसको अरेंज नहीं कर सकते। अरेंजमेंट करने के लिए चीज़ों को सिलेक्ट करना होगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की बुक में से हम उसको किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो पहले मैंने बुक्स ही सिलेक्ट कर ली कि फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ हैं, 3 बुक्स हैं। अब मैंने सिलेक्शन की है। अगर लेट्स मैं कहूँ मेरे पास पाइल ऑफ बुक्स पड़ा हुआ है जिसके अंदर 100 बुक्स हैं, उसमें से मैंने 5 बुक्स को लेके अरेंज करना है। तो मैं पहले 5 बुक्स सेलेक्ट करूँगा कि वो कौन सी बुक्स हैं। तो first you need to select, then you need to arrange in permutation. While in combination there is no meaning of the order or the arrangement, there is only selection. वहाँ पे आपने just selection करनी होती है ताकि कुछ ये छोटे छोटे मसले होते हैं जो कि हमें फेस करने होते हैं while recording. I hope ये भी विजिबल होगा, ठीक है। नहीं तो उस चीज़ उस कॉन्सेप्ट को फिर से फॉलो करते हैं कि हम क्या कह रहे हैं कि परम्यूटेशन के अंदर हम पहले सिलेक्शन करेंगे देन अरेंजमेंट करेंगे, और कॉम्बिनेशन के अंदर हम जस्ट सिलेक्शन करेंगे। अब जस्ट सिलेक्शन का मतलब क्या होता है, आपने कोई चीज़ पर्टिकुलर ऑर्डर ऑफ थिंग्स आपने सिलेक्ट कर ली है, उन ऑर्डर में से आपने कोई चीज़ सेलेक्ट कर ली। इट मीन्स कि आपके पास कोई चीज़ें मौजूद थी, आपने 100 बुक्स थी आपके पास, उसमें से 5 बुक्स सेलेक्ट करनी है। सिलेक्शन इज इटसेल्फ इज़ अ कॉम्बिनेशन, आपने वो कलेक्शन कर लिया 5 बुक्स का। बट अरेंज परम्यूटेशन में क्या होता है, आपने सिलेक्शन करके फिर अरेंजमेंट करनी है। अभी हम डिस्कस करेंगे इनको डिटेल के अंदर, जस्ट मैं इनकी बाय वर्ड मीनिंग बता रहा हूँ कि इनका मकसद क्या है। तो सबसे पहले क्या आ गया, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन समझने से पहले हमें एक ऑपरेशन को समझना होगा, जैसे हमने प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड समझा हुआ है। इसी तरीके से एक पर्टिकुलर ऑपरेशन है जो कि बहुत ही यूजफुल होता है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को समझने के लिए, उसको हम कहते हैं फैक्टोरियल नोटेशन। सो फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है, ये हमारी हेल्प करता है काउंटिंग के अंदर, और ये काफ़ी चीज़ों में हमारा यूज़ होगा। और ये बहुत इजी है कि अगर हम काफ़ी डिटेल कॉन्सेप्ट को हम शॉर्ट फॉर्म में जैसे लिखते हैं, तो इसी तरीके से हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं। अगर मैं कहूँ कि परम्यूटेशन फैक्टोरियल नोटेशन क्या होती है, लेट्स सपोज 1 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1, 2 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 2 इंटू 1, ठीक है, तो ये 2 होगा। 3 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2 इंटू 1 विच इज़ 6। 4 factorial you need to find is 4 into 3 into 2 into 1 which is 24. Just like that 5 factorial is nothing but 5 into 4 into 3 into 2 into 1 which is 120. तो देखें परम्यूटेशन फैक्टोरियल नोटेशन में हम क्या कर रहे हैं, जो नंबर है उसके साथ फैक्टोरियल साइन है, इट मीन्स ये नंबर कहाँ तक जा रहा है, इसको मल्टीप्लाई करना है टिल 1 तक। हम n-1 करते जाएंगे, कम करते जाएंगे। इसको अगर मैं जनरलाइज करूं, अगर आपको n फैक्टोरियल फाइंड करना हो तो ये होता है n मल्टीप्लाई बाय n-1 मल्टीप्लाई बाय n-2 मल्टीप्लाई बाय कंटिन्यू रहेगा टिल मल्टीप्लाई बाय 1। तो ये मल्टीप्लाई की साइन मैंने दी है, वरना हम इसको ना दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये क्या होगा, हमें उस नंबर में से 1 कम करते जाना और मल्टीप्लाई करते जाना टिल 1। जब तक 1 नहीं आ जाता तब तक हम इसको मल्टीप्लाई करते रहेंगे। तो ये हमारा फैक्टोरियल साइन है। इसी चीज़ को इस तरह भी लिखा जाता है, इस फैक्टोरियल साइन को। तो ये आपने L दे के उसके अंदर n लिखा, तो इट मीन्स इट इज़ आल्सो अ साइन ऑफ फैक्टोरियल। और इसको हम रीड करेंगे n फैक्टोरियल, इसको हम रीड करेंगे 1 फैक्टोरियल, इसको करेंगे 2 फैक्टोरियल, और 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास एक जनरल कैटेगरी है कि फैक्टोरियल किस तरह फाइंड किए जाते हैं। इसके अंदर एक आपने अजम्पशंस लेनी होगी, एक आपने इसका लॉ फॉलो करना होगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ और काफ़ी नॉन इंट्यूटिव है। जैसे कि अगर मैं कहूँ, वो क्या चीज़ है, अगर मैं कहूँ कि मुझे 0 फैक्टोरियल फाइंड करना है तो वो क्या होगा। अब 0 फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए आपको कोई कॉन्सेप्ट लगाना होगा। अगर हम वो फैक्टोरियल की डेफिनेशन लगाएं, दैट इज़ n फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू n इंटू n-1 इंटू n-2 अप टू 1। बट ये ऑलरेडी 1 से कम है, तो किस तरह हम जाएं 1 तक, तो हम तो 1 तक नहीं जा सकते, तो क्योंकि वैल्यूज़ माइनस करते हुए 1 तक जाना है और ये ऑलरेडी 1 से कम है। तो बाय डेफिनेशन फैक्टोरियल क्या था, हमने देखा
कि जब 1 फैक्टोरियल आपने किया था, इसको मैं थोड़ा नीचे कर लिखता हूँ, जब 1 फैक्टोरियल आपने लिखा तो 1 फैक्टोरियल आ गया 1, 2 फैक्टोरियल जब आपने लिखा तो वो आ गया 2 इंटू 1 दैट इज 2, 3 फैक्टोरियल जब आपने लिखा वो क्या आ गया 3 इंटू 2 इंटू 1 और वो क्या होता है 6, 4 फैक्टोरियल आपने जब लिखा तो होता 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू, तो ये हो गया कितना 24। आई थिंक आपको कौन सा समझ आ गया होगा, आपको 1 तक जाना है। अब जो नीचे आ रहे हैं तो हमने क्या किया, एक नंबर हम इंक्रीज करते जा रहे हैं, बट अगर हम देखें इनमें और इसमें क्या फ़र्क है, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं कि इस चीज़ को 4 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, देखें 3 इंटू 1 2 इंटू 1 3 इंटू 2 इंटू 1, ये क्या है 3 इंटू 2 इंटू 1 विच इज़ 3 फैक्टोरियल, तो इस जगह पे हम 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो 3 फैक्टोरियल क्या होगा, बाय डेफिनेशन ये 4 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो अगर हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि 3 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 4 फैक्टोरियल अपॉन 4, जो कि और कुछ नहीं बल्कि क्या होता है, हम कह सकते हैं कि 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 4, 4 4 कैंसिल, 6 आ जाएगा दोबारा। तो बाय डेफिनेशन क्या हो गया कि अगर इसको हम इस तरह कहें कि n फैक्टोरियल इज नथिंग बट n माइनस 1 n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल अपॉन n, इसको इस तरह डिफाइन हम कर सकते हैं और ये हो जाएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल, ये डेफिनेशन बन गई। देखें 3 फैक्टोरियल n माइनस 1, अगर n की वैल्यू 4 मान लें आप, जैसे 4 फैक्टोरियल अपॉन 4, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 माइनस 1 3 हो जाएगी, ये कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो गई। इट मीन्स आपने और कुछ नहीं करना, अगर लेट सपोज 3 फैक्टोरियल हो गया 4 फैक्टोरियल अपॉन 4, इस तरीके से 2 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल अपॉन 3। देखें बाय डेफिनेशन अगर हम इसको सॉल्व करें 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 3, 3 3 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, तो देखें 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है। अगर हम 1 फैक्टोरियल फाइंड करें इससे आगे तो 1 फैक्टोरियल शुड बी इक्वल्स टू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 अपॉन 2, 2 2 कैंसिल, आ गया 1। अब अगर 0 फैक्टोरियल फाइंड करें तो वो क्या होगा, वो होगा 1 फैक्टोरियल अपॉन 1 इक्वल्स टू 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है, 1 अपॉन 1 दैट इज 1। तो याद रख लें बाय डेफिनेशन 0 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि हमने लॉ को फॉलो किया और देखा 0 फैक्टोरियल 1 आया, वो किस तरह आया, सेम तरीके से हमने क्या किया कि हमने इस कंडीशन को लिख दिया 3 फैक्टोरियल, और ये 3 फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए 4 इधर आके डिवाइड हो गया, तो 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या आई 4 फैक्टोरियल अपॉन 4। जब हमने इसको सॉल्व किया तो 4 4 कैंसिल आउट और 3 इंटू 2 इंटू 1 आ गया। इसी तरीके से हमने कंडीशन क्या बना ली कि n माइनस 1 फैक्टोरियल जब भी होता है दैट इज n फैक्टोरियल अपॉन n, तो 2 फैक्टोरियल हो जाएगा 3 फैक्टोरियल अपॉन 3, सिंपल है, 3 को सिंप्लीफाई किया 3 3 कैंसिल 2 आ गया। 1 फैक्टोरियल को हमने सिंप्लीफाई किया तो आंसर आ गया, 0 फैक्टोरियल को हमने डिवाइड किया तो इस तरह 1 का आंसर आ गया। तो ये बाय डेफिनेशन 0 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1 होगा, ये आपने याद रखना है और हमारी कंडीशन रहेगी, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा बाद में जब नंबर ऑफ वेज को हम डिस्कस करेंगे तब मैं इसको एक्सप्लेन भी करूँगा इस आंसर को कि क्या है, ठीक है। तो चलें अब हम चलते हैं हमारी फैक्टोरियल के कुछ क्वेश्चंस की तरफ। सो फैक्टोरियल के क्वेश्चंस की तरफ हम जाते हैं। सो फैक्टोरियल काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हो सकते हैं फैक्टोरियल के, जैसे सबसे नंबर 1 क्वेश्चन है इवैल्यूएट 4 फैक्टोरियल, जो कि हम अभी कर चुके थे, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज 24। अच्छा, एंड लास्ट में आ गया 6 फैक्टोरियल। सो 6 फैक्टोरियल हो गया 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 5 फैक्टोरियल तो 120 होता है, 120 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया ऑलमोस्ट 720, हाँ 0, हाँ 12 720 बिल्कुल सही। अच्छा नंबर 3 देखें 5 फैक्टोरियल तक तो आपको याद कर ले, उसके बाद आपको याद करने की ज़रूरत नहीं इतनी खास, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, 5 फैक्टोरियल तो याद होना चाहिए। 8 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल, अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो 8 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 7 फैक्टोरियल हम लिख सकते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। लाइट आ चुकी दोबारा, आई होप शू ना हुआ हो, या विजिबल है।
अच्छा, इस तरह कंडीशन आ गई तो क्या होगा, ये पूरे फैक्टर्स अपॉन में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या बच गया, जस्ट 8। पर इसी सवाल को हम इस तरह भी कर सकते थे कि हमें इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत ही नहीं थी, कि अगर हम इसको इस तरह कर लेते कि 8 फैक्टोरियल को हम लिख लेते 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, क्योंकि देखो 7 से लेके 1 तक ही जाना था ना उसने, और अपॉन में ले आ जाएगा 7 फैक्टोरियल, तो 7 फैक्टोरियल कैंसिल, दो आ गया 8। तो इस तरह हमें थोड़ा बहुत जनरल सेंस, कॉमन सेंस लगाना होगा यहाँ पे। अच्छा, नंबर 4 क्वेश्चन है, दैट इज 10 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल। तो 10 फैक्टोरियल सिंपल है, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। हम जहाँ कब तक जाएंगे, जब तक डिनोमिनेटर का फैक्टोरियल सेम आ जाए। तो फैक्टोरियल कैंसिल, तो ये हो जाएगा कितना, ऑलमोस्ट 72 क्या 720, ठीक है। अच्छा, तो अगला है नंबर 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, सही है। तो 6 फैक्टोरियल हो गया 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल होता है 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 3 फैक्टोरियल था तो वो सेम, ये कैंसिल हो गया। अच्छा, ये 2 3 ज़ा 6, 2 ये 6 कैंसिल, 5 4 ज़ा 20। इस तरीके से आप फैक्टोरियल्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं। तो कोई एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम, नंबर 9 क्वेश्चन में कर रहा हूँ, दैट इज़ 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 9 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो ये और कुछ नहीं बल्कि परम्यूटेशन ही है, परम्यूटेशन का फॉर्मूला है, इसको हम डिस्कस करेंगे लास्ट में। तो इसको किस तरह करेंगे हम, सिंपल 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 2 इंटू 2, तो हम लिखेंगे 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। मैंने इतना 7 तक क्यों गया, मुझे पता था कि 9 माइनस 2 7 ही आना है। 2 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल, देखो 9 माइनस 2 क्या हो गया 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 फैक्टोरियल का आंसर 2 ही आएगा, तो इसको मैं फैक्टोरियल मिटा देता हूँ। ये हो गया 2 1 ये हो गया 4 36, 4 9 36। इस तरीके से आप आंसर क्वेश्चन कर सकते हैं। सो अगला क्वेश्चन है नंबर 10, दैट इज़ 15 फैक्टोरियल अपॉन 15 फैक्टोरियल 15 माइनस 15 फैक्टोरियल, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 15 फैक्टोरियल अपॉन 15 फैक्टोरियल, 15 माइनस 15 फैक्टोरियल होता है कितना 0 फैक्टोरियल, तो 15 फैक्टोरियल कैंसिल, 1 अपॉन, इसका आंसर आया 1 कट हो गया, और 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है बाय डेफिनेशन, तो 1 इंटू 1 दैट इज़ 1, तो ये हमारा आंसर आ गया 1। 3 फैक्टोरियल अपॉन, यहाँ पे कर लेते हैं 3 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, ये क्वेश्चन अगला है 11। तो 3 फैक्टर अपॉन 0 फैक्टोरियल क्या होगा, हम कहेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1, 0 फैक्टोरियल मतलब कि 0 इंटू 1 मतलब कि 1 नहीं कर सकते, 0 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है 3 2 ज़ा 6। नंबर 12 लास्ट क्वेश्चन है इसका, 4 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल और लास्ट में आ गया 1 फैक्टोरियल, तो इसका आंसर क्या होगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 0 फैक्टोरियल का आंसर 1 होता है, 1 फैक्टोरियल का आंसर 1 होता है, तो ये सिंपल 24 ही आ गया। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे, जिसके अंदर हमने फैक्टोरियल को किस तरह कैलकुलेट करते हैं वो चीज़ हमने देख ली। अभी हम देखेंगे क्या कि फैक्टर की एवोल्यूशन तो हमने देख ली कि फैक्टोरियल को कैसे एवोल्यूट किया जाता है, बट अगर एवोल्यूशन ऑलरेडी हमें मिला हो, सिंप्लीफाइड फॉर्म हमें ऑलरेडी मिली हो, फैक्टोरियल में कैसे लिखेंगे वो हमें देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको मैं थोड़ा वर्डिंग लिख लेता हूँ, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन दी फैक्टोरियल फॉर्म। सबसे पहले हमने फैक्टोरियल को सॉल्व किया था, अब हमें सॉल्व चीज़ को फैक्टोरियल में लिखना है। सो लेट सपोज क्वेश्चन नंबर 1 है, दैट इज 6 इंटू 5 इंटू 4, तो ये डॉट का मतलब 4 मल्टीप्लाई होता है। अच्छा, तो 6 इंटू 5 इंटू 4, तो अगर फैक्टोरियल 6 लिखें पर ये 1 तक नहीं गया, तो 1 तक जाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको लिखेंगे 6 इंटू 5 इंटू 4। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कर दूँ, अपॉन में भी यही कर दूँ, ये पूरा फैक्टर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया, तो क्या हो गया यहाँ पे 6 फैक्टोरियल ऊपर बन चुका, 3 फैक्टोरियल नीचे बन चुका, तो ये आपकी रिप्रेजेंटेशन हो गई
6 इंटू 5 इंटू 4 की। अच्छा अगला 12 11 12, तो ये हो गया नंबर 2। 12 11 10 ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं 12 11 10। अब हमें पता है कि 9 8 7 6 आना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल। तो देखें 10 से 12 से लेके 9 फैक्टोरियल मतलब कि 1 तक जाएगा, तो ये 12 फैक्टोरियल है अपॉन 9 फैक्टोरियल, सिंपल। अच्छा अगला क्वेश्चन हम करते हैं नंबर 3। 20 19 18 17। अच्छा इसको हम इस तरह कर सकते हैं कि 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17 इंटू 16 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई कर दिया, 16 फैक्टोरियल डिवाइड कर दिया, तो देखो क्या हो गया हमारा, ये हो गया 20 फैक्टोरियल्स अपॉन 16 फैक्टोरियल्स। इजी क्वेश्चन है, कोई ख़ास मुश्किल नहीं है। अच्छा 10 इंटू 9 इंटू 2, क्वेश्चन ईजी हैं। 10 इंटू 9 अपॉन 2 इंटू 1। अच्छा तो अगर मैं क्या करूं 10 इंटू 9 इंटू, ये जो हमारा, मैं इंटू हमेशा क्रॉस देता हूं तो उसका कोई फ़र्क नहीं है उसका। अच्छा ये गया 8 फैक्टोरियल तक, और यहाँ पे हम दे देंगे 2 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल, क्योंकि मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी किया, तो ऊपर आ गया 10 फैक्टोरियल अपॉन में क्या आ गया 2 फैक्टोरियल, और 8 फैक्टोरियल को हम इस तरह लिख सकते हैं 10 माइनस 2 फैक्टोरियल्स। अभी मैं लिख रहा हूँ इस तरह, वरना ये भी 8 फैक्टोरियल भी सही था, कोई इतना खास चेंज नहीं था, बट यहाँ पे मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूँ क्योंकि ये पर्टिकुलर फार्मूला है जो इसको फार्मूला फॉलो करता है, परम्यूटेशन का ये फार्मूला है। तो फिलहाल आप इस तरह समझ सकते हैं कि अगर 8 फैक्टोरियल भी लिखते तो गलत नहीं होता, ये तब भी सही होता। अच्छा अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं, दैट इज 5th क्वेश्चन। 52 51 50 49 अपॉन 4 3 2 1। तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, लिखेंगे 52 51 50 49 और 48 फैक्टोरियल्स अपॉन में क्या आएगा 4 फैक्टोरियल तो ऑलरेडी है, इनटू 48 फैक्टोरियल इधर मल्टीप्लाई किया था तो इधर नीचे डिवाइड भी कर देंगे इसके साथ ही। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 52 फैक्टोरियल्स 4 फैक्टोरियल। देखिए इन दोनों का डिफरेंस भी यही आएगा, 52 माइनस 4 फैक्टोरियल्स। ठीक है, आप 48 फैक्टोरियल लिखें तब भी कोई गलत नहीं होगा, ये अपॉन में 48 फैक्टोरियल सेम आएगा तब भी सही है, बट एक फॉर्मूला की फॉर्म बन चुकी है जैसे मैंने लास्ट टाइम कहा था। अच्छा अगर अब यहाँ पे तो थे नंबर्स, अब आ गया एक वेरिएबल जो कि n है। अब n के टर्म्स में ये फैक्टोरियल कैसे लिखे जाएंगे। सो लेट्स सपोज क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कि n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2, ये हमारे पास क्या है एक फैक्टोरियल है, इसको हमें सॉल्व करना है, फैक्टोरियल फॉर्म में लिखना है, सॉल्यूशन है ऑलरेडी। तो ये किस तरह हो जाएगा n इंटू एन माइनस 2, सॉरी n माइनस 1 है, n माइनस 2 और n माइनस 2 के बाद क्या आएगा n माइनस 3 फैक्टोरियल। अगर मल्टीप्लाई किया है तो नीचे डिवाइड भी कर दो तो आपका आंसर आ गया। अच्छा इसको आंसर सिंप्लीफाई करने के लिए आपका क्या होगा, ये n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक है, अच्छा जी अगला है 7 n प्लस 2 n प्लस 1 n। देखिए एक वैल्यू कम होती जाएगी 2 1 फिर 0, अपॉन में कुछ भी नहीं है तो हम इसको बनाना होगा, तो क्या होगा, तो इसको हम इस तरह कर सकते हैं कि इक्वल्स टू n प्लस 2 n प्लस 1 n, अगला क्या होगा 0 के बाद माइनस 1 आएगा, अपॉन यहाँ पे फैक्टोरियल दे दिया n माइनस 1 फैक्टोरियल कर दिया नीचे, ऊपर आ गया n प्लस 2 फैक्टोरियल अपॉन नीचे आ गया n माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 सॉरी 8 n प्लस 1 n माइनस 1 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1। तो सिंपल है n प्लस 1 n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल डाल दिया आपने, अपॉन में क्या आ गया 3 फैक्टोरियल, तो यह है, और n माइनस 2 फैक्टोरियल ऊपर मल्टीप्लाई किया तो नीचे डिवाइड भी कर देंगे,
तो n+1 फैक्टोरियल ऊपर आ गया और 3 फैक्टोरियल अपॉन n-2 फैक्टोरियल। सो आई होप ये बातें क्लियर हो रही हैं आप लोगों को। सो अगला क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन नंबर 9, तो ये है n इंटू n-1 इंटू n-2 अप टू, अब बीच में कोई फैक्टर नंबर मिसिंग है, मतलब कि कंटिन्यू सीरीज है, -3 आएगा, -4 आएगा इस तरह, और लास्ट में आ गया n-r+1। ठीक है, तो n-r+1 आया, इट मीन्स ये कौन सा नंबर था। इसको अगर हम उस फॉर्म में लिखें तो मैं इसको ईजी करके इस तरह लिख सकता हूँ कि n इंटू n-1 n-2 अप टू n- कॉमन ले लें r-1। ठीक है, सिंपल है। देखो क्या हुआ, n माइनस कॉमन ले लिया हमने, तो ये प्लस का हो गया, ये प्लस वाला माइनस हो गया। अच्छा, अब क्या मल्टीप्लाई करूँ और डिवाइड करूँ इसके साथ, तो इससे एक कम, r-1 से एक कम, तो वो क्या हो जाएगा n-r-2 फैक्टोरियल अपॉन में क्या आ जाएगा n-r-2 फैक्टोरियल, ऊपर बन गया n फैक्टोरियल, नीचे बन गया n-r-2 फैक्टोरियल। आज ही बात समझ में। देखें, हमने बस 1 कम करना होता है। जैसे कि अगर यहाँ पे हम देखें तो हमारा n तक गया था तो हमने n-1 कर दिया, यहाँ पे 2 तक गया था तो -3 तक आ गए हम, यहाँ -1 गया था तो -2 पे आ गए। अब यहाँ पे गया था -r-1 पे, यह कहाँ तक गया था r-1 पे, हमने क्या किया r-2 तक ले गए इसको, और वही फैक्टोरियल मल्टीप्लाई किया, वही फैक्टोरियल डिवाइड कर दिया, तो ऊपर n फैक्टोरियल बन गया। देखें ऊपर से नीचे 1 तक ही जाएगा ना वो लास्ट में, और नीचे n-r-2 हो गया। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है ये हो कि ये n फैक्टोरियल कैसे आया। ये इसलिए आया क्योंकि हमें पता नहीं, अनडिफाइंड कंडीशंस हैं कि ये कहाँ तक जाएगा, r पता नहीं, पर हमें ये कन्फर्म है कि r-2 फैक्टोरियल का मतलब है कि जैसे n फैक्टोरियल का मतलब होता है n-1, थोड़ा बड़ा करके लिखते हैं, n फैक्टोरियल का जैसे मकसद होता है n-1 सॉरी n इंटू n-1 n-2 अप टू बीच में जो भी टर्म्स आए, लास्ट में क्या आएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1, लास्ट में 1 तक जाएगा वो फैक्टोरियल की आइडेंटिफिकेशन ही 1 तक जाएगा वो। तो यहाँ पे भी ये क्या होगा, ये होगा n-r-2 फैक्टोरियल, और अगला स्टेप क्या होगा इसका, फैक्टोरियल को हम छोड़ के मल्टीप्लाई करते हैं, अगला जो टर्म होगा एक और कम हो जाएगा, इस तरह करते 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 लास्ट में 1 तक ही जाएगा वो। फैक्टोरियल का मतलब यही होता है। तो अब हमने देख लिया कि किस तरह हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसी सिंपल एक्सप्रेशन को फैक्टोरियल फॉर्म में, और हमने पहले सीखा था कि फैक्टोरियल को एक्सप्रेशन फॉर्म में हम किस तरह रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो ये फैक्टोरियल के कुछ क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इंपॉर्टेंट क्यों हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये चैप्टर पूरा इसी ऑपरेशन को बहुत बार यूज़ करने वाला है, और इस ऑपरेशन का हमें नो हाउ होना चाहिए कि किस तरह इसको सॉल्व करते हैं, इसकी क्या अर्थमेटिक्स हैं, क्या इसकी मैथमेटिक्स है, वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। चलें, तो परम्यूटेशन तो हमने परम्यूटेशन तो हम डिस्कस स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तो हमने फैक्टोरियल समझ लिया। फैक्टोरियल वन ऑफ द बेसिक ऑपरेशन है मैथमेटिक्स का, और बहुत यूज़फुल है, तो इसलिए मैंने इसके इतने क्वेश्चंस करवाए हैं। अब आ जाते हैं परम्यूटेशन के ऊपर, और ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, तो हमें अपने दिमाग खोल के इसको काम करना होगा, क्योंकि इस परम्यूटेशन का मकसद पता है क्या होता है, इसमें कोई अच्छा बुरा नहीं होता, इसमें होती है लॉजिक और बहुत सारा कॉन्सेप्ट। ये चैप्टर आपसे इतना कम लिखवाएगा, आप सॉल्यूशन जैसे हम देखें बायनॉमियल थ्योरम के क्वेश्चंस किए हमने, सीक्वेंस सीरीज के क्वेश्चंस किए, आपके 2-2 पेज भर देते हैं वो। ये क्वेश्चन 2 लाइनों में सॉल्व होने वाले क्वेश्चन है, 1 लाइन में क्वेश्चन सॉल्व होते हैं ये। बट ये जो क्वेश्चन इतना आपसे आपकी जो मेंटल जो आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग करवाएंगे ना, वो इतनी ज़्यादा करवाएंगे, आप दंग रह जाएंगे। चलें परम्यूटेशन को देखते हैं कि परम्यूटेशन क्या है। परम्यूटेशन जैसे मैंने पहले ही कहा था, आपने अरेंजमेंट करनी है, तो परम्यूटेशन से पहले भी आपको समझना होगा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। काउंटिंग का फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या होता है, कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या है। सो रिकॉर्डिंग का टाइम ऊपर हो चुका था, तो इसलिए मैंने दोबारा वीडियो रिज्यूम किया है। तो हम बात कर रहे थे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या चीज़ है, याद रख लें आप लोग कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग एक इस तरह का तरीका है कि अगर लेट सपोज मैं कहूँ कि कोई टास्क ए है, उसके करने के तरीके m हैं, कोई टास्क b है, उसके करने के तरीके n हैं, तो इट मीन्स a को करने के तरीके m हैं, b को करने के तरीके n हैं। तो m वेज हैं इसके पास, और इसके पास क्या हैं, n वेज हैं इसको करने के।
ठीक है, ए को करने के m वेज, बी को करने के n वेज। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है, अगर आप ए के बाद बी कंसेक्टिव करें, ए के बाद बी करें या बी के बाद ए करें, एक के बाद दूसरा करें, इट मीन्स आपने क्या करना है, एक टास्क करने के बाद बी टास्क किया, तो अगर इसके m तरीके थे और इसके n तरीके थे तो इन दोनों को साथ में करने के तरीके m इंटू n हो जाएंगे। सिंपल है कि इफ द नंबर ऑफ वेज इन विच work A can be done is m and the number of ways in which the work B can be done in n ways. So the total number of ways doing those works one after another is m into n. तो जो मैंने बिल्कुल स्टेटमेंट कही यही फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है कि अगर A के करने के तरीके m हैं, B के तरीके करने के n हैं, तो आपने क्या करना होगा, उनको जस्ट मल्टीप्लाई करना होगा अगर आप उन टास्क को एक साथ एक दूसरे के बाद में कर रहे हैं। अच्छा, तो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ गया टास्क का। अब टास्क का कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग तो बिल्कुल इजी है कि अगर एक के बाद दूसरा कर रहे हैं तो अगर वही आपका एक कंप्लीट टास्क है, जैसे मैंने कहा ए के बाद बी करना, यही टास्क हो चुका हमारा, ये हमारा एक सब कैटेगरी का टास्क हुआ। ए के बाद बी करना इस कंडीशन में पूरा एक टास्क था, तो m इंटू एन वेज हो गए। अब इसको मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ कि ये टास्क का क्या कॉन्सेप्ट है। लेट सपोज आप टास्क कर रहे हैं कोई टास्क 1 और दूसरा टास्क कर रहे हैं टास्क 2, ठीक है। अगर आपने टास्क 1 कंप्लीट कर लिया तो इन दोनों के बीच में जो साइन आएगी ना नंबर ऑफ वेज को फाइंड करने की, दैट इज प्लस होगी। टास्क 1 और टास्क 2 इट मीन्स अ कंप्लीट टास्क, कोई जो कंप्लीट आपको काम दिया गया था आपने वो काम कर दिया, अब उस काम के बाद क्या होगा, प्लस साइन आएगी, फिर दोबारा दूसरा काम शुरू होगा। आ रही बात समझ में कि हमने एक टास्क किया, उसको ये करने का तरीका और दूसरे टास्क का ये तरीका, तो इट मीन्स हम दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। बट अगर एक टास्क के बाद हम दूसरा टास्क करें, इट मीन्स वो दो टास्क मिलके एक टास्क बन चुके हैं अभी, तो उस वक्त फिर हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम टास्क 1 और टास्क 2 में मल्टीप्लाई कब करेंगे, उसके वेज को तब करेंगे जब हमारा टास्क, दिया हुआ टास्क कंप्लीट ना हो, हमारे ये दोनों ही एक हिस्से हों उस टास्क के। आई होप आपको थोड़ा बहुत और क्लियर कर देते हैं आपको कि जब भी आपको दिया हुआ टास्क कंप्लीट नहीं हुआ, जब तक वो कंप्लीट नहीं होता, आप मल्टीप्लाई करते जाएं, और जब आपका दिया हुआ टास्क कंप्लीट हो जाए और फिर कोई और टास्क शुरू हो रहा हो तो आप उसमें क्या करेंगे, प्लस साइन देंगे। आई होप ये बात क्लियर होगी कि लेट सपोज मैं क्या कहता हूं, मैं आपको एक तरीका बताता हूं। आपने क्या करना है, आप मौजूद हैं, एग्जांपल लेते हैं, आप मौजूद हैं हैदराबाद के अंदर, ये हो गया हैदराबाद। आपने जाना है इस्लामाबाद, ठीक है, और इस्लामाबाद जाना है, कहाँ से जाना है आपने, भाई आपने जाना है कराची से। अब ये मत सोचना कि इस्लामाबाद से कराची जा रहे हैं, हैदराबाद से कराची फिर इस्लामाबाद, तो मैं अभी कुछ रास्ते बताऊंगा तो आप कहेंगे इतने तो पॉसिबल रियल वर्ल्ड में रास्ते ही नहीं है, बट ये जस्ट फॉर एन एग्जांपल है। जैसे कि मैं कहूँ हैदराबाद से कराची जाने के आपके पास कोई 3 रास्ते हैं, आप क्या करें, हैदराबाद से कराची गए, आपके पास 3 रास्ते थे, बट जब कराची से आप इस्लामाबाद जा रहे हैं तो आपके पास उसके कितने रास्ते हैं, 4 रास्ते हैं। अब रियल में ऐसा नहीं है, आप ऐसे कंफ्यूज मत होना, बट आप इस तरह कह रहे हैं कि हम हैदराबाद से कराची जाने के 3 रास्ते और कराची से इस्लामाबाद जाने के 4 रास्ते, अभी हम सपोज कर रहे हैं। तो इट मीन्स अगर हम फिजिकली काउंट करें कि कितने तरीकों से ये बंदा हैदराबाद टू इस्लामाबाद पहुंच सकता है, कितने तरीकों से पहुंच सकता है। अब याद रहे हमारा टास्क क्या है, हैदराबाद से इस्लामाबाद पहुंचना, हैदराबाद से इस्लामाबाद पहुंचना, पर जाना किसके थ्रू है, वाया कराची, कराची के थ्रू जाना है। तो अब हमारे टास्क कितने, मतलब के तरीके कितने हो सकते हैं भाई। पहली बात, हैदराबाद से कराची जाने के कितने तरीके भाई, 3 तरीके, 1 2 3। कराची से इस्लामाबाद जाने के कितने तरीके भाई, 4 तरीके। अब हमारा कंप्लीट टास्क क्या था, हैदराबाद टू इस्लामाबाद, तो हम क्या करेंगे, 3 × 4 दैट इज 12। तो कंप्लीट 12 रूट्स हैं जिनकी मदद से हम हैदराबाद टू कराची इस्लामाबाद जा सकते हैं वाया कराची, अगर ये कंडीशन है तो। ये तो मेरी बिल्कुल इमेजिनरी है, तो आप इसको रियल मत मानना। चलो ये बात तो हो गई, पर अगर इस कंडीशन को हम फिजिकल काउंट करें तब क्या हो जाएगा। अब फिजिकल काउंट क्या करना है, एक एक रास्ते को काउंट करना है।
मेन टास्क क्या है? हैदराबाद से इस्लामाबाद पहुंचना। मेन टास्क आपका पे ये है। आपने ये रास्ता लिया, इस एक रास्ते के बाद आपने कौन सा रास्ता लिया? इन चारों में से कोई भी एक रास्ता, लेट्स सपोज आपने ये रास्ता लिया, ठीक है, तो ये एक रास्ता हो गया, आप हैदराबाद से इस्लामाबाद पहुंच गए, एक रास्ता हो गया। दोबारा आपने यही रास्ता लिया, फिर आप इस रास्ते से अगर लेट्स सपोज गए तो आपके पास दूसरा रास्ता हो गया, फिर दोबारा इसी रास्ते से गए और यहाँ से गए तो कितने हो गए? तीसरा रास्ता हो गया। इस रास्ते से और फोर्थ रूट से गए तो +4। तो आपने फर्स्ट रूट यूज करके 4 तरीकों से आप इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। आपने क्या किया? आपने प्लस किया है। आ रही बात समझ में? या फिर आप इसको इस तरह भी कह सकते थे कि आपका यहाँ से जहाँ तक जाने का एक तरीका था और यहाँ से यहाँ तक जाने का 4 तरीके थे, तो 1 × 4 भी 4 होता है, ठीक है। तो आपने एक रूट को यूज करके अपना टास्क कंप्लीट कर दिया। अब सेकंड रूट को आप यूज करके दोबारा अगर जाएंगे तो ये आपका एक रास्ता सेकंड रूट और ये आपके 4 रूट्स, तो क्या हो जाएगा? ये दोबारा 1 × 4 हो जाएगा, दैट इज आल्सो 4। दोबारा ये थर्ड रूट यूज करके आपका ये एक रास्ता, 4 रास्ते, ये 1 × 4 4 हो जाएगा। या फिर काउंट कर लें, यहाँ से गए, ये एक रास्ता, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, 4 प्लस हो गए। फिर यहाँ से गए, एक रास्ता, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 रास्ते, इन सबको प्लस करें तब भी 12 भी आएगा। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग ने हमारी हेल्प कर दी कि आपने क्या कर देना, जो इसके वेज थे आपने फिर वो वेज देखे तो उन दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका नंबर आंसर आ गया 3 × 4। पर अगर आप फिजिकल काउंटिंग करेंगे कि 1 2 3 इस तरह काउंट करेंगे तब भी आपका आंसर वही आना है। बट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग आपकी हेल्प कर देता है कि आपने क्या कर दिया, सिंपल उनको मल्टीप्लाई कर दिया नंबर ऑफ वेज को। अगर आपने एक टास्क के बाद दोबारा दूसरा टास्क करना है, उसी के एक टास्क के बाद दूसरा टास्क उसके बाद करना है, एक काम करने के बाद दूसरा काम कंटिन्यूसली करना है उसके बाद ही, तब मल्टीप्लाई होता है। अच्छा, तो हैदराबाद टू वाया कराची नहीं पहुंचना था, हमें पहुंचना था इस्लामाबाद, पर हमें जाना कराची के थ्रू था। तो हमने देखा हैदराबाद से कराची के 3 रास्ते, कराची से इस्लामाबाद के 4 रास्ते, 3 × 4 कितना हो गया? तकरीबन हो गए 3 × 4 12 हो गए, ठीक है। तो ये हमारी एक कंडीशन हो गई कि इसके अंदर हमने ये देखा कि जब एक टास्क कंप्लीट नहीं हुआ था, हम हैदराबाद से कराची पहुंचे थे बट हैदराबाद से कराची से इस्लामाबाद नहीं पहुंचे थे अभी तक, तो इसके 3 रास्ते थे और इसके 4 रास्ते थे। जब तक टास्क कंप्लीट नहीं होता मल्टीप्लाई होता है 3 × 4। पर जब हमने क्या कहा, हम हैदराबाद से इस रूट से गए, फिर कराची से इस रूट से गए, तो एक टास्क कंप्लीट हो चुका, तो हमने क्या किया, 1 किया, फिर वहाँ उसी रूट से दोबारा गए और दूसरे रूट से गए, तो एक दूसरा टास्क कंप्लीट हो गया, तो 1 + 1 हो गया। तो टास्क कंप्लीट होने के बाद प्लस साइन आती है, टास्क कंटिन्यू होता है तो आपकी मल्टीप्लिकेशन की साइन आएगी। अगर मैं कहूँ ये फिर ये, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मैं कहूँ ये या ये, एक तो ये बात हो गई या फिर ये बात होगी, तो जब मैं वर्ड या यूज़ करूँ तो इट मीन्स वो प्लस होगा, अगर मैं फिर वर्ड यूज़ करूँ तो मल्टीप्लाई होगा। ये पूरा कॉन्सेप्ट पर डिपेंडेंट है। अब मैंने आपको क्या कहा था, ये चैप्टर आपसे इतना बुलवाएगा, आप इतना अपना ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, लिखना आपको नहीं है। इसका आंसर क्या था, 3 × 4 12। छोटे बच्चे को पता है कि 3 × 4 12 होता है, बट ये इतना कॉन्सेप्ट को जो डिस्कस किया है हमने, इतना आपसे ये चैप्टर आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग करवाएगा, इतना आपसे बुलवाएगा कि आपको समझ आ जाएगा कि इसके ये वाकई कोई चैप्टर है। चलें, तो ये तो एक चीज़ हमने डिस्कस कर ली परम्यूटेशन के अंदर। अब ये तो एक बिल्कुल एक केस था, इस्लामाबाद से हैदराबाद जाना, ये केस था। अगर हम कहते हैं कि भाई बंदा हैदराबाद से कराची तो गया, फिर इस्लामाबाद ही गया, उसका टास्क मेन कहाँ जाना है, इस्लामाबाद जाना है, ठीक है। इसके कितने रास्ते थे, उसके पास 3 रास्ते थे, उसके पास 4 रास्ते थे। अब कंडीशन आ जाए आपके पास कि हैदराबाद टू कराची तो जाए और कराची से इस्लामाबाद भी जाए, फिर इस्लामाबाद से कराची वापस आए। वर्ड देखें, हैदराबाद से कराची, कराची से इस्लामाबाद, फिर हैदराबाद वापस आना है और वाया कराची ही आएगा और कोई रूट नहीं बीच में, ठीक है, वाया कराची ही आएगा। तो क्या होगा, हम क्या देखेंगे, हैदराबाद से कराची जाने के कितने रास्ते, 3, फिर कराची से इस्लामाबाद जाने के रास्ते कितने, 4, इस्लामाबाद से कराची जाने के रास्ते कितने, 4, कराची से हैदराबाद जाने के रास्ते कितने, 3। मैंने देखो टास्क चेंज कर दिया, मैंने टास्क का चेंज कर दिया, हैदराबाद टू इस्लामाबाद, इस्लामाबाद टू हैदराबाद, ये पूरा एक टास्क हो गया। तो हैदराबाद टू कराची के थ्रू इस्लामाबाद, इस्लामाबाद टू कराची थ्रू हैदराबाद, तो ये कंप्लीट टास्क हो गया। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी आंसर आएगा हमारा 16 और ये 9 हो जाएगा, जो भी आप ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 12, 144, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया एक तरीका कि जब हमें वापस आना हो। पर अगर हम कहें कि अब वापस तो आना है,
किसी जिस रास्ते से गया था ना उस रास्ते से वापस ना आए। इट मीन हैदराबाद टू कराची गया, कराची लेट्स सपोज हम क्या कह लेते हैं, हम एक रास्ता मान लेते हैं कि हैदराबाद टू कराची इस रास्ते से गया वो और दोबारा इस रास्ते से गया, ठीक है, ये हमारा रूट हो गया फिक्स, ये इस रूट से गया था। अब कंडीशन ये है कि वो बंदा कह रहा है कि मैं जिस रास्ते से गया हूँ उस रास्ते से नहीं, कहीं नया रास्ता एक्सप्लोर करता हुआ जाऊँगा। अब ये कंडीशन है कि जिस रास्ते से वो गया है उस रास्ते से वापस नहीं आएगा, वो किसी और रास्ते से आएगा, ठीक है। जब वो किसी और रास्ते से आएगा तो इट मीन्स ये रास्ता तो कैंसिल हो गया। वापस आते वक्त ये यहाँ से लेके यहाँ तो पहुँच गया, वापस आते वक्त तो ये रूट नहीं लेगा वो, तो कौन सा रूट लेगा, ये रूट लेगा। और फिर वो कहीं से भी जाए क्योंकि रास्ता चेंज हो चुका है उसका, यहाँ से ही चेंज हो गया, तो अब वो कहीं से भी जाए, यहाँ से भी जा सकता है, 3 से भी जा सकता है। तो अब क्या हो जाएगा, हैदराबाद से कराची 3 रास्ते, कराची से इस्लामाबाद 4 रास्ते थे उसके पास स्टार्ट में। अब इस्लामाबाद टू कराची कितने रास्ते हैं उसके पास रास्ते हैं कितने, 3, क्योंकि एक रास्ता जो जिससे आया था वो तो ख़त्म हो गया। अच्छा, अब हैदराबाद कराची टू हैदराबाद फिर से 3, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 9 12 9 108 वेज हो गए उसके पास। अच्छा, अब क्या ये सोचना लाजमी है कि उसने वही रास्ता छोड़ा जिससे वो आया था? नहीं, हमें कोई लाजमी थोड़ी कि हम वो सोचें कि उसने ये रास्ता छोड़ा, हो सकता है ये इसी से आया हो, ये रास्ता छोड़ दिया उसने, फर्क नहीं पड़ता, एक रास्ता उसने छोड़ा, फिर चाहे वो वही रास्ता छोड़ा जिससे वो आया था या फिर वो उसने कोई और रास्ता छोड़ा, तभी आंसर यही आएगा। आई बात समझ में? तो ये हमारा था एक सिंपल सा केस जिसके अंदर हमने देखा फंडामेंटल प्रिंसिपल अकाउंटिंग क्या बता रहा है आपको कि एक टास्क जब तक कंप्लीट नहीं होता, अगर ए टू बी जाने के रास्ते या ए टू बी जाने के वेज, ए टास्क करने का पहला टास्क क्या था, हैदराबाद टू कराची पहुंचना है, इस टास्क के करने के तरीके थे 3 और कराची टू इस्लामाबाद तक पहुंचने के रास्ते थे 4, तो हमारे उसके वेज कितने हो गए 4। तो इफ the number of ways of doing task A is m and the number of ways of doing task B is n, then the number of ways of doing task A after B or B after A is m into n। तो उनको जस्ट मल्टीप्लाई करना है आपने। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया हो। तो इसको हम फंडामेंटल प्रिंसिपल अकाउंटिंग को यूज़ करके हमने एक डिस्कस कर लिया कि किस तरीके से नंबर ऑफ वेज को हम कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली मल्टीप्लाई करते हुए। सॉरी, किसी इशू की वजह से जाना पड़ा। अच्छा, अभी क्या है कि हमने देखा था कि फंडामेंटल प्रिंसिपल अकाउंटिंग की यूज़ करके हमने नंबर ऑफ वेज निकाले थे। अभी हमने हैदराबाद टू कराची टू इस्लामाबाद के रास्ते हमने निकाले, बिल्कुल कॉन्सेप्ट डिस्कस किया। अभी हम देखने वाले हैं परम्यूटेशन के कॉन्सेप्ट को कि परम्यूटेशन क्या चीज़ होती है। सो परम्यूटेशन का जो फॉर्मूला है वो किस तरह ड्राइव होगा, वो क्या चीज़ होगी, उसको किस तरह करेंगे। तो याद रखें कि परम्यूटेशन इज़ द अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स। परम्यूटेशन क्या है, किसी भी चीज़ की अरेंजमेंट्स को हम कहते हैं। तो अगर परम्यूटेशन आपने करनी है तो आपने अरेंजमेंट करनी होगी। तो इसकी जो सिंबॉलिक फॉर्म है वो क्या होती है, वो होती है NPR, कि आपने n थिंग्स को r प्लेसेस पे अरेंज करना है, r जगहों पे आपने n थिंग्स को अरेंज करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, वो ये होता है कि अगर लेट्स मैं इसको कॉन्सेप्ट को ले लूँ किस तरह कि आप सबसे पहले इस तरह करें कि n चीज़ों को कोई 4 चीज़ों पे जगहों पे अरेंज कर लें, आपके लिए इजी हो जाएगा। फिर आप उस कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो देखो 4 जगहें हैं, 4 प्लेसेस हैं, तो ये हो जाएगा कितनी, 1 2 3 4 कॉलम बन गए। तो देखो यहाँ पे हमारी प्लेस 1 प्लेस 2 प्लेस 3 प्लेस 4, ठीक है। चीज़ें कितनी n हैं, तो n चीज़ों को 4 जगहों पे अरेंज करना है। तो चीज़ें n है तो फर्स्ट पोजीशन में हम n की n जगह, n ऑप्शन अवेलेबल है हमारे पास। हम नंबर 1 थिंग अप्लाई पुट कर सकते हैं इसके अंदर, नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 जितनी भी हैं वो सारी की सारी अवेलेबल हैं इस जगह को फिल करने के लिए। तो हमने n चीज़ें इसके अंदर फिल कर दी। अब एक चीज़ कम हो गई तो क्या हो गया, अब n-1 फिल होगा, क्योंकि हमारे पास पहले n ऑप्शन अवेलेबल थे तो n गया था। इस वक्त हमारे पास n-1 ऑप्शन, क्योंकि n में से एक तो चीज़ हमने n इधर पुट कर दिया था। अब कितनी चीज़ें अवेलेबल हैं, n-2। अब कितनी है, n-3। याद रखें ये चीज़ मैन है, 4th पोजीशन में n-3 आया है, एक कम, ये याद रख लेना। तो 4th पोजीशन में n-3 आया है। तो अगर इसको हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग देखें कि हमें एक टास्क दिया गया था कि n चीज़ों को 4 प्लेसेस में अरेंज करना है, तो ये भी टास्क तो कंप्लीट नहीं हुआ। अब हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, द नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग दिस इज n, नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग दिस इज 2, n-2 n-1 n-2 n-3। सो व्हाट वी हैव टू डू नाउ, वी हैव टू मल्टीप्लाई ऑल ऑफ देम, क्योंकि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग यही कहता है कि यू हैव टू मल्टीप्लाई द ऑल नंबर ऑफ वेज इफ़ यू आर डूइंग वन टास्क आफ्टर अनदर। उसके हम कर रहे हैं तो क्या करेंगे, तो हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो NP4 हो जाएगा हमारे पास
सिंपल, n मल्टीप्लाई n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस थ्री, सिंपल। मल्टीप्लाई करते जाएं, आपके नंबर ऑफ टास्क आ गए, नंबर ऑफ वेज आ गए। पर साथ साथ अगर इसको हम फैक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लें तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं इधर n माइनस फोर, क्योंकि माइनस थ्री पर माइनस फोर आएगा। अच्छा, कर दिया हमने। अच्छा, तो अगला क्या हो जाएगा, अगला जो टर्म हो जाएगा वो अपॉन में अगर मल्टीप्लाई करना होगा, जो ऊपर मल्टीप्लाई के नीचे डिवाइड भी करना होगा। अच्छा, ये कंप्लीट चीज़ क्या हो गई, n फैक्टोरियल अपॉन में क्या आ गया, n माइनस फोर फैक्टोरियल। तो np4 का जो फॉर्मूला बन चुका वो क्या बन गया, जो भी n फैक्टोरियल ऊपर n माइनस फोर फैक्टर नीचे, n फैक्टोरियल ऊपर n माइनस फोर फैक्टर नीचे। सिंपल सी बात है, अगर हम क्या कर दें कि npr का फॉर्मूला बनाएं तो हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल ऊपर n माइनस आर नीचे, n ऊपर n माइनस फोर नीचे, इस तरीके से। अब इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं कि ये किस तरह होगा, कि अगर हम n चीज़ों को r प्लेसेस पे अरेंज करें तब क्या होगा। सो अगर लेट सपोज n p r, तो देर आर r प्लेसेस 1 2 3 अप टू r, ये फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, अप टू r प्लेस। वो r क्या प्लेस है हमें ये नहीं पता। अच्छा, तो अगली चीज़ क्या होगी, अगर हम इस तरह करें कि इसको करने के कितने तरीके होंगे, n चीज़ें हैं तो इसमें n आ सकता है, इसमें n माइनस वन आ सकता है, इसमें n माइनस टू आ सकता है। अच्छा, तो हमने क्या कहा था, इधर क्या आएगा, n माइनस आर माइनस वन, जो भी चीज़ होगी n माइनस आर माइनस वन, जो भी चीज़ है वो आर माइनस वन हो जाएगा, क्योंकि जो चीज़ यहाँ होती है उससे एक कम होता है। थ्री है तो टू हो जाएगा, टू है तो वन हो जाएगा, वन है तो ज़ीरो, आर है तो आर माइनस वन। अच्छा, इसको और सिंप्लीफाई करके मैं ये लिख सकता हूँ, n माइनस आर माइनस मल्टीप्लाई कर दें आर प्लस वन, सॉरी ब्रैकेट खत्म हो जाएगी ना, मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस माइनस प्लस। अच्छा, इसको बड़ा करके लिखता हूँ मैं आपके लिए, n माइनस आर माइनस वन, तो माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, तो ये आ गया। तो इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पे यही लिख सकता हूँ कि हमें r जो भी प्लेस है उसमें से ये माइनस करना होगा। अच्छा, अगर इसका फॉर्मूला बना लिया जाए NPR, वो क्या होगा, नंबर ऑफ में टास्क क्या दिया गया था, नंबर ऑफ n थिंग्स को हमें परम्यूट करना था r प्लेसेस के ऊपर। तो ये हमारा कंप्लीट टास्क है, तो ये टास्क कंप्लीट नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे n इंटू n माइनस वन, n माइनस टू अप टू n माइनस आर प्लस वन। ये हो गया फॉर्मूला, सिंपल, कि हमने इतने टास्क को मल्टीप्लाई कर दिया। पर अगर इसको फैक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा, सिंपल, n माइनस आर प्लस वन था, तो अब अगला क्या होगा, r प्लस वन के बाद क्या आएगा, r माइनस वन, तो ये हो जाएगा, एक और कम हो जाएगा तो ज़ीरो हो जाएगा। देखो, माइनस आर प्लस वन, एक कम कर दें तो माइनस माइनस कैंसल, r माइनस आर, सिंपल। अच्छा, जो मल्टीप्लाई किया तो अपॉन में डिवाइड भी कर दें, तो NPR क्या हो जाएगा, ऊपर आ गया आपका n फैक्टोरियल, नीचे आ गया n माइनस आर फैक्टोरियल। तो ये आपका फॉर्मूला है टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस फॉर n थिंग्स ऑन r प्लेसेस। n चीज़ों को r प्लेसेस पे अरेंज करने के लिए आपको ये परम्यूटेशन का फॉर्मूला यूज़ करना होगा। सिंपल है, जो ऊपर है उसकी परम्यूटेशन फैक्टोरियल, इन दोनों का डिफरेंस फैक्टोरियल, सिंपल। तो ये हमारा हो गया परम्यूटेशन का फॉर्मूला। अब इसके हम कुछ और कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते हैं, चलें। कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं तो इसीलिए जो हम पर्टिकुलर डेरिवेशंस कर रहे हैं थोड़ा बोरिंग हो रहा होगा। अब अगर हम इसके क्वेश्चंस में आएंगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जैसे अभी मैंने हैदराबाद इस्लामाबाद का जो क्वेश्चन देखा था तो वो थोड़ा इंटरेस्टिंग था। अच्छा, तो ये हमारा फॉर्मूला बन चुका है n माइनस आर वाला फैक्टोरियल वाला। आगे कौन सा सवाल करें हम, अच्छा अगला सवाल करते हैं, चलो क्वेश्चन करते हैं इसका। हाउ मैनी डिफरेंट फोर डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द digits 1 2 3 4 5 6 when no digit is repeated। अच्छा, सवाल है, मैं सवाल लिख देता हूँ आपके लिए। सवाल है, हाउ मेनी डिफरेंट फोर digit number can be formed
using one, two, three, four, five and 6 when no digit is repeated. ये काफ़ी important चीज़ है, when no digit is repeated. अच्छा, अब उसने कहा नो डिजिट रिपीटेड, पर हम रिपीटेड वाला भी करेंगे तो किस तरह होगा? तो हमें कितना, हाउ मनी डिफरेंट 4 डिजिट नंबर, तो कितनी प्लेसेस हो गई? तो कुछ 4 डिजिट का नंबर बनाना है, तो 4 डिजिट के नंबर के अंदर प्लेसेस भी कितनी होंगी? 4 ही होंगी। ठीक है, 1 2 3 4। अच्छा, 4 प्लेसेस हैं हमारे पास, जबकि डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए, हमें उसने कंडीशन दी है कि डिजिट कैन नॉट बी रिपीटेड। ओके, सो अब हमारे पास ये प्लेसेस हैं। अब इसको हम अगर कहें कि ये यूनिट प्लेस हो गई, ये 10 प्लेस हो गई, ये 100 प्लेस हो गई, ये हमारी 1000 प्लेस हो गई, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस हमें पता है कि 4 प्लेसेस हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर हाँ, आगे ऐसे सवाल आएंगे जिसमें ये इशू आएगा, तो हम उसको हम डिस्कस करेंगे, उसको हम डिक्लेयर करेंगे। अच्छा, पहली बात रिपीट नहीं होना चाहिए। अब देखें हमारे पास, हमें इनमें नंबर फिल करने हैं। नंबर फिल करने के लिए क्या करना है? याद रखें आपका टास्क क्या है? 4 डिजिट का नंबर बनाना। ठीक है, तो पहले डिजिट इस पोजीशन में कितने डिजिट्स आ सकते हैं? तो वो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो देयर आर 6 ऑप्शंस अवेलेबल फॉर बीइंग प्लेस्ड इन दिस पर्टिकुलर बॉक्स। तो इस बॉक्स के अंदर, इस जगह के अंदर 6 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इन 6 में से कोई भी आप डाल दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपके पास 6 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो 6 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो आप क्या लिखेंगे? 6। इसका ये मतलब नहीं है कि 6 डिजिट अंदर आया है। देयर आर 6 ऑप्शंस अवेलेबल। अगर आप 6 रख रहे हैं तो आप इधर 5 भी प्लेस हो सकता था, इधर डिजिट 4 भी प्लेस हो सकता था, पर अभी हमें ये पता है कि हमारे पास 6 ऑप्शंस हैं, तो हम इसको 6 ऑप्शंस इधर रखेंगे। सेकेंड प्लेस में देयर आर 5 ऑप्शंस आर अवेलेबल विच कैन फिल दिस प्लेस। 6 तो आ गया। जब उसने कह दिया कि रिपीटेशन नहीं है, आप कह सकते हैं कि सर ये भी तो एक नंबर होता है ना 4 डिजिट का, पर अगर ये 4 डिजिट का नंबर है, पर देखिए ये प्लेस को रिपीट कर रहा है। अब उसने क्लियर कहा है कि रिपीट ना हो। जब रिपीट नहीं होगा तो हम क्या कह देंगे कि 6 5, अगला क्या होगा? नंबर 4, नंबर 3। इट मीन्स देयर आर 6 ऑप्शंस आर अवेलेबल फॉर दिस पोजीशन, देयर आर 5 ऑप्शंस आर अवेलेबल, देयर आर 3 ऑप्शंस अवेलेबल फॉर दिस पोजीशन, देयर आर 4 ऑप्शंस, देयर आर 3 ऑप्शंस अवेलेबल फॉर लास्ट पोजीशन। तो टोटल हमारे पास 6 ऑप्शन पहली पोजीशन के लिए, 5 ऑप्शन सेकंड पोजीशन के लिए, 4 ऑप्शंस थर्ड पोजीशन के लिए और 3 ऑप्शंस लास्ट पोजीशन के लिए। अब इतने ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं, तो इट मीन्स टू फिल द बॉक्स नंबर 1 देयर आर 6 वेज, टू फिल द बॉक्स नंबर 2 देयर आर 5 वेज, टू फिल द बॉक्स नंबर 4 देयर आर 3 वेज, एंड देन टू फिल द बॉक्स नंबर लास्ट बॉक्स, द फोर्थ बॉक्स, देयर आर 3 वेज। दोबारा देखें, 6 वेज इसके लिए हैं, 5 इसके लिए, 4 इसके लिए, 3 इसके लिए। तो हमारे पास इतने वेज हैं। हमारा टास्क क्या था? टू मेक अप अ 4 डिजिट नंबर। तो ये 4 डिजिट नंबर बन चुका, पर अब यहाँ पे एक डिजिट 6 ऑप्शंस में से कोई भी डिजिट पुट किया तो 4 डिजिट नंबर नहीं बना। तो इट मीन्स टास्क कंटिन्यू है जब तक इसमें नहीं आ जाता। तो कंटिन्यू टास्क के अंदर हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, 6 × 5 × 4 × 3। तो यहाँ तक हमारा आंसर आया। अब इसको किस तरह सॉल्व करेंगे? हम करेंगे सिंपल, इसको आसान बनाने के लिए मैं क्या कर देता हूँ, ये हो गया 20, ये हो गया 18, 18 को 20 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका हो जाएगा 360। There are 360 different numbers can be formed from these digits to fill the 4 digit number। 4 डिजिट नंबर बनने के 360 तरीके हो सकते हैं जो कि ये नंबर बना सकते हैं। बट यहाँ पे क्या था? रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन अलाउड नहीं थी। पर क्या हो सकता है कि वो कह दे कि रिपीटेशन अलाउड है, तब क्या होगा? अगर रिपीटेशन अलाउड होती तो क्या होता? नंबर 1 प्लेस, नंबर 2, ये 4 प्लेसेस हो गई। अच्छा, अब देखें यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड है और इधर अलाउड नहीं थी। अच्छा, अब रिपीटेशन अलाउड है तो क्या होगा? अब देखें हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं? 6 ऑप्शंस हैं नंबर 1 प्लेस पे को फिल करने के लिए। तो हम 6 ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन पुट कर सकते हैं ना, 6 पोजिशन, तो 6 हो गया। सेकेंड ऑप्शन 5 ऑप्शन हो जाए, सॉरी, अब तो हमारे पास रिपीटेशन अलाउड है। जब रिपीटेशन अलाउड है तो इट मीन्स इन 6 ऑप्शन में से एक ऑप्शन इधर चला गया, पर इस ऑप्शन में दोबारा इन 6 में से कोई आएगा, क्योंकि इसने कहा है कि रिपीटेशन अलाउड है।
कि आप दोबारा रिपीट कर सकते हो डिजिट्स को। तो 6 ऑप्शन दोबारा आ गए, फिर 6 ऑप्शन दोबारा, फिर 6 ऑप्शन दोबारा, तो ये हो जाएगा 6 पावर 4। सिंपल तरीका हो गया। अब देखें यहाँ पे क्या हो सकता है, आपके पास एक अच्छा सा एक मेथड बन चुका है कि अगर आपके पास n थिंग्स हों और आपको r प्लेसेस पे फिल करना हो तो पावर r हो जाएगा। अगर रिपीटेशन अलाउड है तो रिपीटेशन अलाउड होगी तो n पावर r हो जाएगा। अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं होगी तो आपका इस तरह की कंडीशन बनेगी। तो कंडीशन को हम देखेंगे तो वो किस तरह होगी। अगर इसको हम इस तरह सॉल्व करें NPR के मेथड से, तो NPR का मेथड क्या था, वो था कि अगर हमारे पास n क्या है, 6 डिजिट्स को प्लेस करना है 4 प्लेसेस के अंदर, 6 डिजिट्स को 4 प्लेसेस के अंदर फिल करना है। फॉर्मूला था n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल है 6, n माइनस आर मतलब के 6 माइनस 4 फैक्टोरियल। सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, सॉरी 5 किधर है, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1। अच्छा इधर क्या आ गया, 2 फैक्टोरियल। तो 2 फैक्टोरियल 2 से कैंसिल, बचा क्या, 6 5 ज़ा 30, 34 ज़ा 120, 123 ज़ा 360। तो दोबारा ये आ गया। तो इससे क्या पता चला, परम्यूटेशन इज ओनली एप्लीकेबल फॉर डिफरेंट थिंग्स वेयर रिपीटेशन आर नॉट अलाउड। अगर रिपीटेशन अलाउड होगी तो ये कंडीशन बनेगी, रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो हम परम्यूटेशन का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं और यहाँ फिर हम इस तरह कंडीशन बना के सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इतने छोटे क्वेश्चंस हैं, देखें आपने सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, बट देखो कितना बुलवाते हैं आपसे, कितना आपके ब्रेन को निचोड़ के रखते हैं ये सवाल। तो ये हो गया एक नंबर 1 क्वेश्चन।